नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा भी इस वक्त मौजूद है। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, आप सभी अच्छे होंगे। न्यूज रूम लाइव में इस वक्त शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से, लेकिन पहले आपके सामने कुछ सुर्खियां और उसके बाद इन्हीं खबरों को विस्तार से जानकारी आप तक देंगे कि आखिर आज क्या कुछ खास पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर देखा जा रहा है। तो आज की पहली जो बड़ी खबर रहेगी वो लोकसभा में आज जो बजट सत्र चल रहा है उसमें आज शाम 5 बजे लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसका जवाब दे सकती है। तो बिल्कुल इसके बाद बात होगी दिल्ली की, जहां पर आम आदमी पार्टी की बैठक जो है वो केजरीवाल के द्वारा बुलाई गई है। कई विषयों को लेकर चर्चा होगी, एकजुटता को लेकर चर्चा की जाएगी और आम आदमी पार्टी आगे किस तरीके से जनता के बीच जाए ताकि जो आम आदमी पार्टी का अस्तित्व है वो खत्म ना हो, इन सभी को लेकर चर्चा जो है वो की जाने वाली है। तो अगली बड़ी खबर रहेगी हरियाणा से, जहां पर आज निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है और इसमें अब जितने भी उम्मीदवार मैदान में होंगे वो जोरों शोरों से पूरे उत्साह और उल्लास के साथ आज अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। तो बिल्कुल इसके बाद महाकुंभ को लेकर बात करेंगे और आपको बता दें महाकुंभ में माघ पूर्णिमा को लेकर एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी है, क्योंकि यहां पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु के आने की संभावना जताई गई है और इसी को लेकर ट्रैफिक प्लान हो या फिर वहां पर जाम की स्थिति ना बने, श्रद्धालुओं में भीड़ ना हो, तो सभी को लेकर प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है ताकि सभी चीजों का संचालन प्रॉपरली हो सके। ये तो रहा देश के अंदर का हाल, लेकिन देश के बाहर क्या कुछ हो रहा है, यानी विदेश में प्रधानमंत्री मोदी का डंका बज रहा है और आज प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज का दूसरा दिन है और आज कई सारे कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री मोदी हिस्सा लेने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे आज की पहली बड़ी खबर से इस न्यूज रूम लाइव में और आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट में पर जो है वो जो चर्चा हो रही थी उसका जवाब देने वाली हैं, क्योंकि 1 फरवरी को बजट पेश किया गया था और उसका आज जवाब खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। और इसके साथ साथ खास जो आज ध्यान रहेगा वो नई टैक्स रिजीम यानी नई टैक्स पॉलिसी जो निकलकर सामने आएगी, जो बिल पेश किया जाएगा उसको लेकर भी आज चर्चा हो सकती है। लेकिन विपक्ष इस पूरे मामले में लगातार जो है वो निशाना साध रहा है। रूपाल, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जवाब देंगी और शाम 5 बजे लोकसभा में ये चर्चा का जवाब दिया जाएगा। न्यू टैक्स बिल पर जो संसद में पेश हो सकता है और इसी के साथ आपको बता दें कि बिल को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी जो है वो मिल चुकी है और सीतारमण ने आपको बता दें कि 1 फरवरी को बजट पेश किया था जिसमें नए इनकम टैक्स बिल यानी न्यू इनकम टैक्स बिल को लाने का ऐलान किया गया था हाल ही में। फिर उसके बाद 7 फरवरी को वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि नया बिल चालू सत्र में ही संसद में पेश होगा। तो उसको लेकर बता दें पहले यहाँ पर इस बिल को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है उनकी मंजूरी मिल चुकी है और आज सीतारमण जो है बजट पर जवाब देंगी, बजट पर चर्चा पर जवाब देंगी और न्यू टैक्स बिल भी पेश हो सकता है। तो फिलहाल यहाँ पर लाने का जो ऐलान किया गया था उस पर आज 5 बजे ये चर्चा होगी, क्योंकि नई चीज़ें जो है ऐड की गई हैं और कुछ चीज़ों को ठीक भी किया गया है ताकि लोगों को जो है ये आसानी से समझ आ सके। तो ये सभी को लेकर चर्चा जो है वो की जाएगी और चर्चा का जवाब आज खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी। बिल्कुल, और टैक्स का जो ये पूरा दायरा रहता है, जो पूरी प्रक्रिया रहती है उसको आसान बनाने के लिए ये कदम उठाया जा सकता है। ताबिश कबाल दिल्ली से हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। ताबिश, आज शाम 5 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो चर्चा हुई है बजट पर उसका जवाब देने वाली हैं और किन किन चीजों पर फोकस किया जा सकता है। खास बात यह भी है कि आज जो नया टैक्स बिल है वो भी पेश होने वाला है। बिल्कुल शीतल, तो देखिए आज चूंकि पूरा माहौल गर्म रहने वाला है, अभी हम पार्लियामेंट परिसर में मौजूद है जहां पर अभी अगर आप देखेंगे तो आज बहुत अहम दिन इसलिए माना जाएगा। एक तो नया आयकर विधेयक पेश होना है, हालांकि कैबिनेट से इसको हरी झंडी मिल गई है। दूसरी बात यह भी है कि अभी कुछ देर पहले हमारे सोर्सेस से ये भी खबर मिली है कि अपोजिशन की तरफ से एक प्रोटेस्ट अंदर किया जा सकता है। इस पूरे मामले को लेकर के भी मामला पूरा गरमाया रहेगा। हालांकि बजट पर आज निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं, वो जवाब भी देंगी। देखिए सबसे जो अहम है वो तो ये
यह है कि आयकर विधेयक आज पेश किया जाएगा। आयकर विधेयक को कैबिनेट से पूरी तरह से मंजूरी मिल चुकी है। सरकार की कोशिश ये है कि जो आयकर जो टैक्सेस हैं उनमें सरलता हो, उनका कंप्यूटरीकृत यानी कि उनका जो टेक्नोलॉजिकल चीजें हैं उनको बेहतर बनाया जा सके, और साथ ही जो कानूनी जो दाव पेच होते हैं जिनमें कई बार आम आदमी या कई बायर्स उलझ कर रह जाते हैं उनको सरल और सुगम बनाया जाए। इस बिल के लाने का मकसद ये है। तो सरकार की तरफ से कोशिश की जाए कि आयकर विधेयक को पेश किया जाए और दोनों ही सदनों में, राज्यसभा लोकसभा में, उसको सरकार के साथ मिलकर विपक्ष इसको पास कराए। समझना कितना ज्यादा जरूरी है कि हमेशा विपक्ष हंगामा ना करके बल्कि जनता के लिए जो लाई गई चीज है, चाहे वो सहूलियत हो या फिर जो इजी इसको समझना हो जाएगा या टैक्स स्लैब जो बढ़ा दिया गया है, कभी कभी जनता के हित में हंगामा जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं सोच के लाती है। बल्कि विपक्ष है अपनी जिम्मेदारी निभाएगा हंगामे की, लेकिन क्या लगता है ये सही है? देखिए, जिस तरह से लगातार हम पिछले 2-3 सेशन से देखते आ रहे हैं कि एक के बाद एक हंगामा हो रहा है, हंगामे की वजह से सत्र नहीं चल पा रहा है, इसको लेकर के कई बार विपक्ष और सरकार के लोगों से हम सवाल भी पूछते हैं, चाहे विपक्ष के सांसद हो या सत्ता पक्ष के सांसद हो, उनसे सवाल किया जाता है कि आखिर जो अहम बिल हैं या जो अहम काम है वो कैसे होगा। देखिए, लाखों करोड़ों रुपए रोज का खर्चा पार्लियामेंट के एक दिन पर बैठता है, और अगर इस तरह से हंगामा रहता है तो उसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। कई अहम बिल पास नहीं हो पाते हैं, कई पर चर्चा नहीं हो पाती है। लेकिन आज फिर ये खबर मिली है कि अंदर एक बार फिर अपोजिशन की तरफ से कई मांगों को लेकर के एक बार फिर प्रोटेस्ट किया जा सकता है। तो अगर आप जो आपने सवाल किया कि जिस तरह से लगातार अपोजिशन की तरफ से हंगामा किया जा रहा है या अपनी मांगों को लेकर के वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो उस पर सरकार कितना सचेत रहेगी, सरकार उनके लिए क्या कदम उठाती है। देखिए, 4-5 चीजें पहले दिन से हमें क्लियर थी कि इनको लेकर के विपक्ष की तरफ से अंदर प्रदर्शन किए जा सकते हैं या ये कहा जाए कि हंगामा किया जा सकता है, जिसमें कुंभ विपक्ष ने पहले ही अपने संकेत दे दिए हैं इस पूरे मामले को लेकर और गतिरोध शुरू हो चुका है इस बिल को लेकर। उनका ये कहना है, उनका ये मानना है कि सरकार इसे सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से देखने के लिए और लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए ये कर रही है। बिल्कुल, देखिए, अब तक जितने बिल सरकार लेकर के आई है, जो अहम काम पार्लियामेंट के अंदर हुए हैं, उनको लेकर के लगातार ये आरोप लगते रहे हैं सरकार के ऊपर कि सरकार जो बिल लेकर के आती है, जो काम कर रही है, वो राजनीति से प्रेरित होकर कर रही है। अपोजिशन तो ये भी आरोप लगातार रहता है कि बिजनेसमैन की तरफ से जो चीजें दी जाती है सरकार उसी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करती है, आम जनता का ध्यान नहीं रखा जाता है। तो ये तो देखिए सत्ता पक्ष और विपक्ष का राजनीतिक धर्म मैं कहूंगा, एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप करना। सत्ता पक्ष विपक्ष को घेरता है, विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरता है। अगर इसी तरह से आज भी हमें पार्लियामेंट के अंदर यही देखने के लिए मिलता है तो फिर कहीं ना कहीं आकर विधेयक जो सरकार लेकर के आने वाली है, हो सकता है कि वो एक बार फिर अटक जाए, वो ठंडे बस्ते में चला जाए। हालांकि इसकी प्रक्रिया यह है कि अगर वो यहाँ पेश होता है तो जो संसद की वित्त समिति है वो उसके पास, उसके बाद वो जाता है और उसके बाद वहां पर उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। तो ऐसे में अभी ये देखना बहुत अहम होगा कि आज जब ये विधेयक पेश होता है या निर्मला सीतारमण बजट पर अपनी बातचीत रखती है तो विपक्ष के लोग उस पर क्या सवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि विपक्ष ने तो साफ कर दिया है कि जो बजट लेकर के सरकार आई है वो जनता के अनुरूप नहीं है, आम जनता को ध्यान में नहीं रखा गया। लेकिन ताबिश, इस बिल का जो मुख्य उद्देश्य है वो इसकी सिंप्लिसिटी, ये कितना साधारण हो, ये कितना सरल हो, इसकी प्रक्रिया हर आम नागरिक का जान सके कि बिल क्या, टैक्स क्या होता है, उसे देने से हमारा कितना लाभ है, हमारे देश की प्रगति में, विकास में कितना सहयोग है, ये तमाम चीजें हैं। जब अगर आम नागरिक इसे समझ सकता है तो विपक्ष क्यों नहीं समझ पा रहा है? देखिए, जैसे अगर आप देखें तो जो अहम बिल ऐसे होते हैं जिन पर विपक्ष को ये प्रतीत हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से आम जनता के फायदे के लिए और सरकार को फायदा, यानी डायरेक्ट अगर कहा जाए तो एनडीए के घटक दलों को इसका फायदा हो सकता है, तो उस पर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हंगामा हमें ज्यादा देखने के लिए मिलता है। वो हंगामा और बढ़ जाता है क्योंकि उसकी वजह यह है कि देखिए आने वाले साल की अगर मैं बात कर लूँ 2025 के अंत और 2026 की शुरुआत की बात कर ले तो 5 से 6 राज्य ऐसे हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं, और जिन राज्यों के अंदर चुनाव होने वाले हैं उन राज्यों को भी सरकार फोकस करेगी और विपक्ष उस पर अपना राजनीतिक स्टैंड भी लेना कुछ ना कुछ चाहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि हर पार्टी और हर सरकार किसी राज्य में हो या केंद्र में हो, वो अपना पॉलिटिकल एज लेकर चलती है, लेकिन इसको इतना राजनीतिकरण करना और इतने स्तर पर राजनीति करना, ये अपने आप में एक सवाल खड़े करने वाली बात है। बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से, हरीश रावत की बीजेपी में एंट्री को लेकर हलचल तेज हो गई है। देखिए, बहुत बड़ी खबर इस वक्त, हरीश रावत ने कांग्रेस नेताओं से
किनारा कर लिया है, यानी कांग्रेस नेताओं से अलग हो चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। हरीश रावत की बीजेपी में एंट्री से बहुत सारे समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड की कमान संभाली है। उत्तराखंड में इस वक्त कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के रूप में उन्हें देखा जाता है, लेकिन रूपाली अगर वो पाला बदलते हैं तो बड़े लेवल पर यहां पर कांग्रेस के लिए यह बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर उत्तराखंड को लेकर अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं की एंट्री जो है वो हो रही है, जिसमें खुद अभी हरीश रावत को लेकर अगर बात की जाए तो ये भी एक बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उत्तराखंड में और सटीक होती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। धीरेन्द्र प्रताप सिंह ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ ज्वाइन हुए। धीरेन्द्र, अगर ये खबर सच होती है तो ये उत्तराखंड के लिए एक नेचुरल डिजास्टर तो है, ये कांग्रेस के लिए एक डिजास्टर है, बहुत बड़ा डिजास्टर है। बिल्कुल, देखिए हरीश रावत का जो कद है वो पूरे प्रदेश में एक स्टालवर्ट लीडर की है। कांग्रेस में एकमात्र ऐसे नेता हरीश रावत बचे हैं जिनका जनाधार पूरे उत्तराखंड में है, वो चाहे कुमाऊं मंडल हो, गढ़वाल मंडल हो या जौनसार बाबर का क्षेत्र हो, हरीश रावत समान रूप से पकड़ रखते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखें, अगर जो बीजेपी में जाने की अगर चर्चाओं की बात करें तो चर्चाएं यहाँ की सियासत में जरूर तेज हो रही है, लेकिन हरीश रावत के सामने सबसे बड़ा जो बैरिकेड है, सबसे बड़ा जो अवरोधक है, उनके सभी विरोधी, यानी विजय बहुगुणा जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जो हरीश रावत जब मुख्यमंत्री थे तो उनका विरोध करते हुए 10 विधायकों को लेकर के वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। उनके अन्य जो सुबोध उनियाल जो भी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, ये सारे जो उनके धुर विरोधी हैं कांग्रेस के जमाने के नेता, वो नहीं चाहेंगे कि हरीश रावत बीजेपी में आए। लेकिन बीजेपी को फायदा ये दिख रहा है कि कांग्रेस में इस समय अगर देखें तो सबसे बड़ा नेता सिर्फ हरीश रावत है, और अगर हरीश रावत को पार्टी में बीजेपी लेती है तो एक बड़ा अवरोध उसके सामने से धीरेन्द्र, यहाँ पर अगर हरीश रावत को लेकर बात की जाए तो जब दिल्ली के नतीजे सामने आए थे तब भी उन्होंने अपने गठबंधन को लेकर, विपक्ष को लेकर काफी नाराजगी जो है जाहिर की थी। उन्होंने ये कहा था कि विपक्ष को जो है स्ट्रांग होना पड़ेगा, और साथ ही साथ ये बातें जब सामने आई, क्या लगता है उन चीजों को इस फैसले के साथ जोड़ा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए हरीश रावत दिल्ली प्रचार में भी काफी सक्रिय रहे, और हरीश रावत ने जब चुनाव परिणाम आया दिल्ली विधानसभा का तो उसके तुरंत बाद अपने फेसबुक पे लिखा, अभी भी वो पड़ा हुआ है, कि किस तरह से वहां पे कांग्रेस के अवरोध के तौर पे आम आदमी पार्टी खड़ी हुई। उन्होंने उस गठबंधन पर भी सवाल उठाए जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी। लेकिन यह सिर्फ हरीश रावत की बात नहीं, आप देखिए जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात को उठाया, और सामना जो कि उद्धव ठाकरे का अखबार है, जो उनका मुखपत्र है, उन्होंने भी उसमें कांग्रेस पे सवाल उठाए हैं। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के नेतृत्व पे, कांग्रेस के संगठन पर उनके सहयोगी और उनके साथ के लोग सवाल उठा रहे हैं। तो हरीश रावत एक और बड़ी बात है, इस जिस उम्र के पड़ाव पर इस वक्त हरीश रावत खड़े हैं, क्या आपको लगता है कि उनका पार्टी का बदलना एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, खासतौर पर उत्तराखंड में या देश के अंदर, या एक बहुत बड़ा कुनबा लेकर वो पाला बदल सकते हैं? बिल्कुल शीतल, देखिए बहुत बड़े कुनबे की बात करें तो हरीश रावत की उत्तराखंड पार्टी और संगठन में जो पकड़ है बहुत ढीली हो चुकी है। और जब वो 2016 के दौरान मुख्यमंत्री थे, दो जगह से 2 सीटों से चुनाव लड़े और हार गए, उसके बाद अपनी धर्मपत्नी को हरिद्वार लोकसभा से भी चुनाव लड़ाया, उसमें भी उनको हार मिली, तो फिर उनके अपने बेटे को उन्होंने अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में लड़ाया। आपकी आवाज सही ढंग से नहीं पहुंच पा रही है, तकनीकी रूप से दिक्कत आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और जिस तरह से अगर ये पाला बदलते हैं, अभी इन्होंने अपने बेटे को भी लॉन्च किया था, और ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्टफुल यहां पर हो सकता है, इसका बहुत बड़ा खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। अब उत्तराखंड से सीधे पंजाब की तरफ आते हैं। दिल्ली चुनाव के बाद राजनीति लड़खड़ा गई है, आम आदमी पार्टी में थोड़ी सी दिक्कत आ चुकी है, और आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में पंजाब के सभी विधायक दिल्ली पहुंचेंगे और अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में बैठक होगी। चूंकि वो राष्ट्रीय संयोजक हैं, हार के बाद भी वो इस कमान को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। लेकिन ये बैठक कितनी फ्रूटफुल होगी, इस बैठक से इस एक झोली में पिरोए रखना, एक झोली में बांध रखना, अरविंद केजरीवाल कितना कामयाब होते हैं, ये बड़ा सवाल है।
बिल्कुल, यहाँ पर दिल्ली के चुनाव हारने के बाद एक बड़ा सवाल अब आम आदमी पार्टी पर खुद खड़ा है कि कैसे उसका अस्तित्व जो है बचाया जाए, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराना एक बहुत बड़ी कड़ी थी जो भारतीय जनता पार्टी ने जो तोड़ते हुए नजर आई। उसके बाद अब लगातार बैठकें जो है वो की जा रही है, जिसमें फिलहाल पंजाब सीएम, बता दें आपको, स्पीकर समेत सभी मंत्री विधायक जो है आम आदमी पार्टी के मौजूद रहेंगे। दिल्ली के चुनाव के अलावा पंजाब के मुद्दों पर भी चर्चा जो है इसमें की जाएगी। तो दिल्ली में बैठक के कारण पंजाब सरकार ने कैबिनेट मीटिंग को टाल दिया है और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और स्पीकर कुलतर संधवा समेत सभी मंत्री और विधायक इसमें मौजूद रहेंगे। अब कैसे आम आदमी पार्टी को एक साथ संजो के रखा जाए और अब जिस तरीके से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है उस पर रणनीति कैसी बनाई जाए, क्या कुछ चेहरे सामने लाए जाए या क्या विषय रहेंगे जिससे लगातार सियासत जो है, कुर्सी जो है इनके पास रहे, उसको लेकर चर्चाएं की जाएंगी। लेकिन रूपाली, बड़ी बात यह है कि चुनाव के ठीक 2 दिन के बाद ये कदम अरविंद केजरीवाल की तरफ से लिया गया है और इसका कितना उन्हें फायदा मिलेगा ये देखना होगा। फिलहाल पंजाब से ब्यूरो चीफ हमारे नवदीप चावड़ा जी जुड़ चुके हैं। नवदीप, ये कितना बड़ा कदम है, आज जो पंजाब के सभी विधायक जो हैं वो दिल्ली में पहुंचेंगे और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ये बैठक होने जा रही है। बिल्कुल 11 बजे ये बैठक का समय जो रखा गया है दिल्ली के अंदर, लेकिन जो अभी तक जानकारी मिली है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो कपूरथला हाउस जो है वो एंटर कर चुके हैं। पंजाब के लगभग सभी मंत्री जो हैं वो आधा घंटा पहले कपूरथला हाउस जो है वो पहुंच चुके हैं, विधायक भी लगभग पहुंच चुके हैं। अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कोई विधायक जो है अभी तक नहीं पहुंचा है या अभी नहीं जाने की जानकारी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल देखिए इस बैठक के अंदर क्या कुछ होने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली के अंदर चुनावी नतीजों के बाद जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की हार हुई है, उसके बाद कई तरह की चर्चाएं वो राजनीति के अंदर हो रही है कि पंजाब के अंदर सरकार गिर सकती है, पंजाब के कई विधायक पाला बदलने को तैयार हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है, पंजाब के अंदर ऑपरेशन लोटस शुरू हो सकता है, पंजाब के सीएम को हटाया जाता है। ऐसी तमाम जो चर्चाएं हैं वो विपक्षी दलों या फिर हम कह सकते हैं राजनीतिक गलियारों के अंदर चल रही है। लेकिन ये बैठक जहां तक कितने इसका सवाल है, क्योंकि जब दिल्ली के अंदर चुनाव हो रहे थे तो पंजाब के सभी मंत्री विधायक और जितने भी संगठन के तमाम बड़े नेता थे वो दिल्ली चुनाव के अंदर यहाँ पर डोर टू डोर प्रचार करते हुए नजर आए थे। जो जाहिर सी बात है कि जिन जिन सीटों पर हार हुई है और उन सीटों पर पंजाब के सभी लोग जो प्रचार कर रहे थे उनसे भी फीडबैक लिया जाएगा कि आखिरकार क्या ऐसे बड़े कारण थे जमीन पर नवदीप, वजह से हमें हार का सामना। इस मीटिंग को लेकर अगर बात की जाए, कितना इम्पोर्टेंट है या क्या ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि दिल्ली में जो हार हुई है आम आदमी पार्टी की उसकी टेंशन अब पंजाब में भी दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर अपने आप को बचाए रखना और कुर्सी अपने हाथ में रखना ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है आम आदमी पार्टी के लिए। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार को किसी तरीके से हम कहें रूपाली पंजाब के अंदर खतरा नहीं है, क्योंकि इतिहास के अंदर सबसे बड़ा अगर मैंडेट किसी पार्टी को पंजाब में मिला तो वो आम आदमी पार्टी को मिला था। 117 में से 95 विधायक जो हैं वो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के पास है। दूसरा, जहां तक सवाल है कि दिल्ली चुनाव के बाद तो जाहिर सी बात है कि कोई भी पार्टी जब इस तरीके से हार होती है या क्लोज फाइट रहती है तो अपनी हार पर वो मंथन करती है। तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी आज मंथन कर रही है और वो पंजाब के नेताओं से भी फीडबैक ले रही है कि क्या कुछ ग्राउंड पर कमियां थी और क्या कुछ अब पंजाब के अंदर क्या कुछ कमियां हैं, क्योंकि 2 साल बचे हैं यहाँ पर भी चुनाव होने हैं। तो आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली के बाद अब केवल पंजाब ऐसा राज्य बचा है जहाँ पर उनकी सरकार है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी नहीं चाहेगी कि 2027 के अंदर चुनाव के बाद पंजाब भी उनके हाथ से चला जाए। तो ये 2 साल जो है वो तमाम चीजें जो है पंजाब के लोगों को चाहिए, जो गारंटियां दी थी, जो वादे पूरे नहीं कर पाए, या फिर ग्राउंड पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ला लीजिए, या फिर जो अधिकारी लोगों का काम नहीं करते, इस तरीके से फीडबैक तो आती है। तो तमाम चीजें जो है आज इसका मंथन किया जाएगा। नवदीप, अरविंद केजरीवाल का क्या ये संदेश भी दिल्ली से हो सकता है, क्योंकि दिल्ली में बैठक है और केंद्रीय नेतृत्व वहीं होता है, आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी राष्ट्रीय पार्टी भी बन गई है, क्या ये संदेश भी देना चाहेगी कि हम बिल्कुल भी कमजोर नहीं हैं, हम दिल्ली के अंदर विपक्ष में है, 22 सीटें हमारे पास हैं, 95 विधायक हमारे पंजाब में हैं, 1 विधायक हमारा जम्मू कश्मीर में है और ऐसे ऐसे कई विधायक हैं और वो चाहते हैं कि एक मैसेज पूरे देश के अंदर जाए कि हम अभी जिंदा हैं, हमारी पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बिल्कुल एक 3 बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहे हैं और जाहिर सी बात है
कि एक मजबूत नेता है और पार्टी पर उनकी पूरी पकड़ है। तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के अंदर कोई बिखराव जैसे हालात ना बने, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पार्टी जो है उसके अंदर किसी तरीके से, जिस तरीके से विपक्षी दल कह रहे हैं कि कई नेता, कई विधायक उनके संपर्क में, ऐसी नौबत ना आए। और वो तमाम फीडबैक जो एक जरूरी है ग्राउंड पर लेना, कि सरकार कैसे और अच्छे तरीके से काम करे और संगठन को कैसे ग्राउंड लेवल पर और ज्यादा मजबूत किया जाए, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो दिल्ली हो। क्योंकि एक चीज तो निकल कर सामने आई कि शीतल, कि दिल्ली के अंदर ग्राउंड पर जो वर्कर आज से 5 या 10 साल पहले आम आदमी पार्टी के पास थे, उतने वर्कर शायद नहीं थे, और यही कारण था कि खमियाजा कहीं ना कहीं पार्टी को भुगतना पड़ा। तो ग्राउंड पर या आम आदमी पार्टी से कैसे एक बार फिर पार्टी कनेक्ट करे, जो कहीं ना कहीं दूरी बढ़ी है, उनका ये मानना है। तो ये आज तमाम फीडबैक लिए जाएंगे और जाहिर सी बात है बड़े बदलाव जो है वो निचले स्तर पर हो सकते हैं आने वाले दिनों के अंदर। और ये भी चीज सामने आ रही है कि जो एमएलए हैं, जो विधायक है, उनकी ताकत जो है वो बढ़ाई जाएगी, ताकि इस बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान की जो भूमिका है वो काफी ज्यादा अहम हो जाती है। इस बीच एक बॉन्ड बनाने में अरविंद केजरीवाल और जो जितने विधायक पंजाब के अंदर हैं, उस बॉन्ड को बनाए रखना, उस बॉन्ड को कामयाब बनाना, इसकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भगवंत मान के कंधों पर रहने वाली है और उसको कैसे निभाएंगे, क्योंकि हमेशा उनकी भूमिका एक छोटे भाई और अरविंद केजरीवाल के बड़े भाई के रूप में रही है। देखिए, जाहिर सी बात है कि यहाँ सबसे बड़े और मजबूत नेता के रूप में भगवंत मान उभरे थे जब 2022 के अंदर इतना बड़ा मैंडेट मिला था। हालांकि कई बार उनके स्वास्थ्य को लेकर चर्चा हुई कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कई बार वो हॉस्पिटल में दाखिल भी रहे, तो ऐसे में चर्चा उठी कि शायद उनको हटाया जा सकता है। लेकिन एक बार फिर पंजाब के अंदर जब बार बार बाई इलेक्शन हुए तो आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत मिली। लेकिन अब एक स्टेज पर ऐसी चीजें पहुंची है जिसपे पार्टी जो है वो मंथन करेगी, क्या बदलाव की जरूरत है, या फिर तमाम जो शीर्ष नेता उनसे काम चलाया जाएगा या अदला बदली कुछ की जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि आज सभी विधायकों को बुलाना, मंत्री को बुलाना, एक एक से फीडबैक लेना, इंटरनल रिपोर्ट लेना, पंजाब की ग्राउंड रिपोर्ट लेना, क्या उनको चाहिए, लोग क्या सोचते हैं पार्टी के बारे में, और पार्टी का जो निचले स्तर का कैडर है वो कैसे और ज्यादा मजबूत होगा, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर आज मंथन करने की जरूरत है। क्योंकि 2 साल बचे हैं शीतल, और यही कारण है कि पंजाब के अंदर इतना बड़ा मैंडेट जो पार्टी को मिला था, वो नहीं चाहते कि आने वाले 2027 के अंदर ये मैंडेट हाथ से जाए। क्योंकि अगर पंजाब भी हाथ से जाता है तो जाहिर सी बात है कोई भी ऐसा राज्य नहीं होगा जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। तो पंजाब को बचाने के लिए पूरी की पूरी जो हम कह सकते हैं ताकत जो है वो झोंकी जाएगी। दिल्ली के जितने नेता है वो अपना एक्सपीरियंस पंजाब के अंदर शेयर करेंगे कि कैसे लोगों तक वो चीजें डिलीवरी की जाए, जिससे कहीं ना कहीं पार्टी का कद या पार्टी का एक लोकप्रियता है वो और ज्यादा लोगों में मजबूत हो सके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए और इस जानकारी को साझा करने के लिए। आज सबकी नजरें दिल्ली पर, और दिल्ली के अंदर क्या चल रहा है, आम आदमी पार्टी की बैठक, उनके विधायकों की बैठक, अरविंद केजरीवाल के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो बिल्कुल आज से निकाय चुनाव के लिए नामांकन जो है वो हरियाणा में शुरू हो जाएंगे, जहां पर प्रत्याशी 11 से 3 बजे तक नामांकन जो है वो दाखिल करेंगे। 17 फरवरी तक नामांकन जो है वो दाखिल कर सकते हैं, उसके बाद नाम वापसी जो है वो की जा सकती है। 2 मार्च को नगर निगम का चुनाव जो है वो होगा, जिसको लेकर हरियाणा में अब फिर से जो यहाँ पर बात की जाए नगर निकाय चुनावों को लेकर मुद्दे जो है लोगों के अलग होते हैं, और यहाँ पर इन्हीं को लेकर सभी पार्षद, सभी प्रत्याशी जो है काम करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर फिर से एक और मंथन जो है वो शुरू हो गया है, जहां नगर निगम के चुनावों को लेकर अगर बात की जाए तो फिलहाल आज से नामांकन की प्रक्रिया हरियाणा में शुरू हो गई है। और इसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि उनकी नीतियां जिस तरह से हरियाणा के अंदर काम कर रही हैं, हर वर्ग के लिए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, उन सबको कैसे सशक्त करना है। महिलाओं के लिए बड़ी सारी योजनाएं इस वक्त चल रही हैं, और न सिर्फ प्रदेश स्तर पर बल्कि केंद्र सरकार भी महिलाओं को सशक्त करने के लिए अलग अलग योजनाएं वहां पर लागू कर रही हैं, चाहे वो ड्रोन से जुड़ी योजना हो या बाकी अन्य योजनाएं हो, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं। तो फिलहाल नगर निगम के जो चुनाव हैं उस पर सबकी नजरें हैं। आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है और 11 से 3 बजे तक नामांकन पत्र जो है वो दाखिल करेंगे, यानी 11 बजे से 3 बजे तक का ये समय रहने वाला है। 17 फरवरी तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे, ये इसके लिए भी 8 से 10 दिन बचे हुए हैं। संदीप गोयल हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। संदीप, आज से नामांकन जो है वो दाखिल कर सकते हैं, नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, यानी अब कुल मिलाकर नगर निकाय चुनाव पर भी सबकी नजरें हैं हरियाणा में।
लंबा समय शीतल गुजर चुका है, जब से लगातार मांग थी कि नगर निगम चुनाव जो है हरियाणा के अलग अलग जिलों में जो रुके हुए थे, जो अधर में लटके हुए थे, उनको पूरा किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार तक बदली, लेकिन अब जब मामला कोर्ट जा पहुंचा और कोर्ट में अब मामले में जो है कहा यह जा रहा था कि फरवरी के अंत महीने तक जो है नगर निगम चुनाव सरकार को और चुनाव आयोग को कराने होंगे। लेकिन अब जो है चुनाव हो रहे हैं और 2 मार्च को चुनाव होना है और उसके बाद 8 तारीख को रिजल्ट आएगा। तो इसी को लेकर अब तैयारी जो है जिला प्रशासन की ओर से अलग अलग जिलों में कर ली गई है और आज से नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन अभी बीजेपी, कांग्रेस या फिर अन्य पार्टियों की ओर से उम्मीदवारों के नाम तक जो है सामने नहीं आए हैं। तो अभी माना यह जा रहा है कि जो 17 तारीख जो रखी गई है अंतिम तारीख, उससे कुछ ही दिनों पहले ही जो उम्मीदवार हैं वो अपने नामांकन करते हुए जरूर नजर आएंगे। लेकिन यहाँ प्रशासन ने सारी तैयारी जो है रूपरेखा वो तैयार कर ली है और 11 से 3 बजे का समय रखा गया है, जब उम्मीदवार अपना नामांकन करने के लिए अलग अलग जिलाधिकारियों की ओर से बनाए गए सेंटरों पर अपने नामांकन दाखिल किए जाएंगे। तो वहीं फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो फरीदाबाद में 3 ऐसी जगह हैं जहां पर नामांकन किए जाएंगे। 46 वार्ड इस बार फरीदाबाद नगर निगम में बनाए गए हैं। तो वहीं पार्षद के साथ साथ जो मेयर है वो भी चुने जाएंगे, एक साथ इसके चुनाव होंगे। तो उसी की रूपरेखा प्रशासन की ओर से पूरी कर ली गई है। यहाँ पर संदीप अब कितना ज्यादा जरूरी है जिस तरीके से पार्टी जब चुनावी मैदान में फिर से उतरेगी। एक तरफ सीएम नायब सिंह सैनी की बात की जाए, उनकी रिपोर्ट्स जिस तरीके से सरकार की, उनकी पार्टी की सामने आ रही है, जाहिर तौर पर दिखता है कि जनता के बीच, जनता के लिए सभी काम किए जा रहे हैं। क्या वो डबल से ट्रिपल इंजन बनेगा या बाकी पार्टीज भी कांटे की टक्कर देगी? क्या लगता है किस तरीके से रहने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और ऐसे में दिल्ली का जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी की सरकार बनी है। तो अमूमन दिल्ली से सटे हुए जो क्षेत्र हैं हरियाणा के लगे हुए, चाहे फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत या इस तरह के जो जिले हैं, उनमें अमूमन जो है प्रभाव उनका पड़ता है। लेकिन जो पार्षद के चुनाव होते हैं वो बहुत ज्यादा स्थानीय चुनाव होते हैं और जमीन से जुड़े हुए होते हैं। हर आदमी एक न एक उम्मीदवार को अपने करीब से जानता है। तो ऐसे में चुनाव मुकाबला जो जहां पार्टी लेवल पर भी होगा तो वहीं निर्दलीय जो नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं मजबूती अपनी रखते हैं। लेकिन कह पाना भी बहुत मुश्किल होगा कि किस तरह का चुनाव का नतीजा हो और कैसे जो है इस बार पार्षद अपनी शक्ति के साथ मैदान में उतरेंगे। ठीक है, लेकिन संदीप, जो इस वक्त हवा चल रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये चुनाव भी किस तरफ जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन होने के लिए। 8 को नतीजे आने हैं और 8 तारीख को बीजेपी से जोड़ा जाता है। 8 तारीख थी जब हरियाणा में नतीजे आए थे, 8 तारीख थी जब दिल्ली में नतीजे आए थे और 8 तारीख होगी जब हरियाणा के निगम चुनाव में नतीजे आएंगे। दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री नायब सैनी। शाम 6 बजे बीजेपी की पार्टी मीटिंग होने वाली है और इसके लिए नायब सिंह सैनी दिल्ली पहुंचे। मीटिंग में मुख्यमंत्री नायब सैनी शिरकत करेंगे और अब उनका रोल बॉर्डर पर ज्यादा रहता है, खास तौर पर क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बन रही है। डबल इंजन के साथ ट्रिपल इंजन को जोड़ना, इधर उत्तर प्रदेश जो बॉर्डर का इलाका है, कुछ इलाका दिल्ली एनसीआर में आता है, कुछ इधर दिल्ली एनसीआर का इलाका जो हरियाणा का सटा हुआ इलाका है जिसमें गुड़गांव है या सोनीपत का इलाका है। तो जाहिर सी बात है दोनों मुख्यमंत्रियों का कोऑर्डिनेशन, दोनों सरकारों की कोऑर्डिनेशन के बीच या जो एक समन्वय होता है वो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और उसके लिए नायब सिंह सैनी पहले से तैयार है। जब यमुना का मामला रूपाली उठा था तो उसी समय नायब सिंह सैनी सामने आ चुके थे डिफेंड करने के लिए। तो बिल्कुल यमुना की बात को लेकर अगर करें तो सीएम नायब सिंह सैनी ने जिस तरीके से पानी पिया था और इसका जवाब दिया था वो भी अलग। फिलहाल भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात जो है वो की जाएगी और करीब दोपहर 2:30 बजे संसद में मुलाकात जो है वो कर सकते हैं। अनिल विज मामले पर जेपी नड्डा से चर्चा जो है वो की जाएगी और हरियाणा के निकाय चुनाव पर भी चर्चा होगी। तो काफी अहम ये रहने वाला है क्योंकि कई मुद्दों को लेकर और इसमें सबसे पहले दिल्ली दौरे पर जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है उसमें सबसे बड़ी बात निकाय चुनाव, नगर निकाय चुनाव को लेकर हर किसी की नजर रहेगी और अनिल विज मामला जो है उसको लेकर भी हर कोई जो है वो नजर रखता नजर आएगा। यहाँ पर बैठक हरियाणा के निकाय चुनाव पर भी करने वाले हैं। तो क्या कुछ रणनीति सामने आएगी? फिलहाल दिल्ली को लेकर अगर बात की जाए तो सीएम नायब सिंह सैनी बार बार प्रचार प्रसार वहां पर भी करते हुए नजर आए थे। अब देखना यह है कि हरियाणा के नगर निकाय चुनाव जो कि ग्राउंड लेवल, बहुत लोकल लेवल पे होते हैं, उसमें क्या कुछ सामने आएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सारे मुद्दे हैं। अनिल विज का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो एंटी पार्टी एक्टिविटीज को लेकर उन्हें नोटिस थमाया गया है, उस पर भी बातचीत हो सकती है। न्यूज रूम लाइव में फिलहाल वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, आप बन रहिए हमारे साथ, फौरन लौटते हैं।
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज रूम लाइव में। वक्त तो चला है आगे बढ़ने का। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है महाकुंभ को लेकर, जहां पर सुविधाओं को लेकर योगी का फरमान सामने आए हैं। महाजाम को लेकर एक्शन में सीएम योगी, क्योंकि कल प्रयागराज में बहुत बड़ा जाम देखने को मिल रहा था और उस जाम को लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे फरमान देना शुरू कर दिया है। एक्शन में है, एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और जल्द से जल्द इस जाम की स्थिति को साफ किया जाए, वहां पर लोगों को दिक्कत ना हो, इसको लेकर नए फरमान सामने आए। तो बिल्कुल आपको बता दें, इसमें जिस तरीके से लगातार महाकुंभ में जाम की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, इसमें खुद सीएम योगी की तरफ से भी ये जवाब आया है कि पूरे इंतजाम जो है वो पुख्ता किए जाएंगे, चिंता वाली कोई बात नहीं है। फिलहाल यहाँ पर महाकुंभ को लेकर अगर बात की जाए तो अभी भी 2 अमृत स्नान बाकी है और श्रद्धालु जो है काफी भारी संख्या में आ सकते हैं, जिसको लेकर महाजाम एक सबसे बड़ी परेशानी बना हुआ है। मेला क्षेत्र में एंट्री जो है वो गाड़ियां नहीं करेंगी, फिर से नो व्हीकल जोन जो है वो बना दिया जाएगा। और तस्वीरें भी सामने आ रही थी महाकुंभ की, जहां पर लंबी कतारें जो है वो कई किलोमीटर तक लगी हुई थी। तो ये जाम की स्थिति को लेकर एक्शन में सीएम योगी नजर आ रहे हैं। बिल्कुल देखिए, जब जाम की स्थिति बढ़ गई थी और कल बड़ी दिक्कत वहां पर हुई थी और साथ साथ माघ पूर्णिमा स्नान को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है। महाकुंभ में नया ट्रैफिक प्लान भी जारी किया है, ताकि नए ट्रैफिक प्लान के तहत वहां पर गाड़ियों की आवाजाही हो, वाहनों की आवाजाही हो। 13 फरवरी तक वाहनों की नो एंट्री यानी वाहनों पर रोक लगा दी गई है। संपूर्ण मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है, यानी जो वो क्षेत्र है वहां पर बिल्कुल भी कोई व्हीकल नहीं जा सकता। वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो जरूरी सामान है या जो जरूरी गाड़ियां हैं वो ही जा सकती हैं और उन्हीं को वहां पर जाने की इजाजत दी जा रही है, क्योंकि एक और बड़ा स्नान होने जा रहा है, एक और बड़ा शाही स्नान है। 2 जो शाही स्नान बचे हुए हैं उसमें फिर से होने वाला है। उसको लेकर पहले से योगी सरकार चाहती है कि हम तैयार रहें, किसी भी एंगल से इस स्नान पर कोई फर्क ना पड़े, लोगों पे कोई दिक्कत ना हो, चाहे वो भगदड़ जैसे मामला हो, चाहे वो टेंट में आग जैसा मामला हो, चाहे वे घाटों पर भीड़ हो या फिर जो ट्रैफिक की समस्या है या वहां पर एंट्रीज का मामला है। ये तमाम चीजें हैं जिन पहलुओं पर समीक्षा की जा रही है। चलिए इसी पे अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ अनुज हनुमत जुड़े हुए हैं। अनुज हमें पहले दिन से ही महाकुंभ की हर जानकारी दे रहे हैं, तो अनुज वहां पर मौजूद भी है। अनुज बताइएगा, जिस तरीके से नो ट्रैफिक जोन है, महाजाम एक परेशानी है और दूसरी तरफ सियासत छिड़ गई है, क्या लग रहा है करारा जवाब योगी सरकार देती हुई नजर आ रही है अपने नए प्लान्स के साथ? जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो माघ पूर्णिमा का स्नान है उसके दृष्टिगत ये फैसला लिया गया है कि नो व्हीकल जो है उसमें पूरा मेला क्षेत्र और इसके साथ साथ आसपास का जो एरिया है वो रहेगा। और नो व्हीकल जोन का मतलब ये है कि आप कोई भी वाहन न ला सकते हैं और न मेला क्षेत्र के अंदर से बाहर ले जा सकते हैं। और ये पूरा जो कार्य किया गया है वो विगत 3 दिनों से जो जाम है उसके बाद ये फैसला लिया गया है। और कहा यह जा रहा था कि अमृत स्नान के बाद हो सकता है ऐसी स्थिति कभी ना आए कि नो व्हीकल जोन जैसा फरमान या जो नियम है लागू करना पड़े, लेकिन जैसी भीड़ आई है तो वो मुमकिन नहीं था, कोई सोच नहीं पा रहा था। और शायद यही कारण है कि जो आंकड़ा है वो 45 करोड़ को पार कर गया है इस महाकुंभ में। और ये सख्त हिदायत सीएम योगी ने दी है कल की बैठक में, और उन्होंने कई अधिकारियों को फटकार भी लगाई है उनकी जो लचर कार्यशैली है उसको लेकर के भी। तो फिलहाल अगर आप प्रयागराज आ रहे हैं तो अपनी गाड़ियों को साथ लेकर ना आए, क्योंकि जो नो व्हीकल जोन है वो लागू हो गया है और सुबह 4 बजे से ही ये लागू हो गया है, जो कि माघ पूर्णिमा का जो स्नान है कल का बेहद महत्वपूर्ण है। और कल कहा जा रहा है कि लगभग 2 करोड़ से अधिक लोग स्नान करने वाले हैं। लेकिन अनुज, आश्चर्यचकित यह है कि जब महाकुंभ शुरू हुआ था उसके बाद मौनी अमावस्या के दिन एक बहुत बड़ा स्नान हुआ, 8 से 10 करोड़ लोग इकट्ठा वहां पर पहुंचे। उस समय ये साइड इफेक्ट यानी जाम जैसी चीजें नहीं निकल कर आई। आज अचानक से जाम जैसी जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, इससे क्या यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं पर लापरवाही बरती जा रही है अधिकारियों की तरफ से या ट्रैफिक पुलिस की तरफ से? कहीं चूक है या कहीं इसको हल्के में लिया जा रहा है? बिल्कुल शीतल, ये चूक ही मानी जाएगी और शायद यही कारण था कि सीएम योगी ने कल की बैठक में जो एडीजी जोन है भानु भास्कर उनको फटकार लगाई है। उनको कहा है कि आप मौनी अमावस्या की भगदड़ की घटना के दिन कहां थे, आपने अधिकारियों को क्यों आगे किया? और यही कारण था कि उन्होंने एडीजी यातायात जो कि के सत्यनारायण है उनको फटकार लगाई कि आखिर जब आपको पता था कि वीकेंड चल रहा है, दिल्ली से भी लोग आ सकते हैं, जो सीमा क्षेत्र है प्रयागराज के वहां से लोग आ सकते हैं, तो आपने ट्रैफिक व्यवस्था को कंट्रोल क्यों नहीं किया? और ये बात
बात की जो आपने कही कि मौनी अमावस्या के समय ऐसा कुछ क्यों उस समय तक नहीं हुआ, उसका रीजन ये था कि प्रशासन मुस्तैद था, नो व्हीकल जोन लागू किया गया था और जो कह सकते हैं कि हाई अलर्ट पर प्रशासन था। लेकिन इसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिसमें लगा कि काफी भीड़ नहीं आएगी, इस तरह की चीजें वहां पर लगी लोगों को। लेकिन ये बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अनुज हनुमंत इस वक्त प्रयागराज से हमारे साथ बने हुए थे। अब जरा महाराष्ट्र की बात करें, जहां पर जीबी सिंड्रोम से 7वीं मौत का ये मामला सामने आया है और जीबी सिंड्रोम ने आतंक मचा रखा है। 37 साल के युवक की जीबी सिंड्रोम से जान चली गई है। ये बेहद दुखद खबर है। 167 मरीजों में सिंड्रोम की पुष्टि वहां पर हुई थी। बिल्कुल, आपको बता दें महाराष्ट्र में ये जीबीएस सिंड्रोम के मरीजों के संदिग्ध संख्या जो है फिलहाल 192 के ऊपर जो है वो पहुंच गई है, जिनमें से 167 की मरीजों की सिंड्रोम पुष्टि जो है वो कर ली गई है और अभी तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और जिसमें फिलहाल आईसीयू में और वेंटिलेटर पे कई मरीज जो है वो नजर आ रहे हैं। तो ये बीमारी, ये सिंड्रोम की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में कई लोग इसका शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं। चिंता का विषय जो है वो बना हुआ है। फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां पर अब जिसको चलते वहां पर पानी का सैंपल जो है वो लिया गया है और बाकी खाने पीने की चीजें, सॉइल का सैंपल, सभी चीजों को लेकर टेस्टिंग जो है वो की जा रही है और कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ जी इरशाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे महाराष्ट्र से। इरशाद, क्या अपडेट है? और जीबी सिंड्रोम एक आतंक के रूप में नजर आ रहा है, 7वीं मौत हो चुकी है। हाँ देखिए शीतल, खासतौर से हमने देखे 27 जनवरी को एक जीबीएस से एक की मौत हुई थी, तो उसके बाद प्रशासन जाग उठा था। ये बड़ी खतरनाक बीमारी सामने आ रही है और पूना के अंदर और नांदेड़ के अंदर इसके ज्यादा मरीज देखे जा रहे हैं और हमने देखा है खासतौर से ये पानी से अभी जो इसकी रिपोर्ट जो आई है, टेस्टिंग रिपोर्ट पानी की, तो उससे ये बैक्टीरिया का असर जो है मरीजों में देखा जा रहा है। बुखार और पैरों में जो है कमजोरी, ये ऐसे कई उसके लक्षण नजर आने के बाद ही उसे अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है और बड़ा महंगा इलाज इसका बताया जा रहा है। सरकार फिर भी अभी देखे तो पूरे महाराष्ट्र में इस पर अभी गंभीर रूप से कोई कदम नहीं उठाई है और पूना में और नांदेड़ में ही कुछ अस्पतालों में इसका इलाज किया जा रहा है। और प्राइवेट निजी अस्पताल है, वहाँ भी बड़े महंगे इलाज हो रहे हैं और डबल जो है इसका इरशाद, यहाँ इलाज तो सही है लेकिन इसको रोके जाने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि 200 के पास जो है वो नंबर पहुंच चुका है और ना बढ़े, क्योंकि जिस तरीके से कोविड लोगों ने पूरे विश्व भर में देखा है, जूझे हैं उससे, उसके बाद हर एक वायरस, हर एक प्रॉब्लम आती हुई कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबतें खड़ी करती है। हाँ, खासतौर से रूपाली ये देख रहे हैं हम कि महाराष्ट्र के अंदर सरकार जो है ये इस पर खास तवज्जो के साथ में जितना गंभीर रूप से सामने आना चाहिए था और स्वास्थ्य महकमा जितना ज्यादा इसमें चुस्त दुरुस्त होना चाहिए था, वैसा कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। लेकिन सरकार इस पर प्रयास कर रही है। कुछ अस्पतालों में इसका विशेष रूप से एक इलाज किया जा रहा है। पहले ही पूना के अंदर कुछ सरकारी अस्पतालों में इसका इलाज की जो है स्पेशल एक वार्ड बनाए गए थे। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कुछ खास तौर से महाराष्ट्र के अंदर पानी को लेकर अभी भी जांचें जो है वो होना बाकी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी के लिए। इस वक्त महाराष्ट्र में एक बड़ी चुनौती स्वास्थ्य विभाग के लिए है। इसे निपटने के लिए कोशिश तो की जा रही है, लेकिन क्या इलाज ही काफी है या फिर जैसे सहयोगी ने कहा कि इसको रोकने के लिए भी कोई प्रयास होने चाहिए। उधम सिंह नगर चलते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त वहां पर संबोधन कर रहे हैं। श्री रमेश जोशी रामू भैया, पूर्व मेयर हमारे, जिन्होंने बहुत सादगीपूर्ण पिछले 5 सालों तक लगातार वहां काम किया। भाई रामपाल सिंह जी, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता, पूर्व अध्यक्ष सहकारिता श्री दान सिंह रावत जी, अध्यक्ष पूर्व सैनिक संगठन श्री गंभीर सिंह धामी जी, हमारे युवा नेता श्री शंकर कोरंगा जी, मातृशक्ति की प्रतीक आदरणीय मोहिनी पोखरिया जी एवं मंच पर आसीन हमारे सभी नेतागण, अब घनश्याम जी भी हैं, हमारे मुखर्जी कहाँ चले गए, जिन्होंने यहाँ पर बॉक्सिंग प्रतियोगिता बहुत पहले, आज से कम 12-13 साल पहले यहाँ आयोजित की थी हम लोगों ने। हमारे जिलाधिकारी जी, हमारे एडवोकेट गोपाल सिंह बिष्ट जी,
अब ये कागज में नाम नहीं लिखे हैं, लेकिन मैं पीछे देख रहा हूं। हमारे व्यापार मंडल के अध्यक्ष गणेश सिंह जोशी जी, मोहिनी पोखरिया जी और हमारे जिलाधिकारी जी, जो कि लगातार इसका संयोजन कर रहे हैं। ठंड थी लेकिन धूप बढ़ गई है। रमेश ओली जी यहाँ के मुख्य संयोजक, और आज इस कार्यक्रम में, इस प्रतियोगिता के अवसर पर यहां पर पधारे हमारे पूरे भारतवर्ष से आए हुए सभी प्रतिभागीगण, सभी खिलाड़ी, भाइयों बहनों, उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के सभी बड़े बुजुर्ग, हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक, हमारे सभी नौजवान युवा साथी, हमारे छात्र एवं छात्राएं, पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, सभी हमारे मीडिया के मित्र। मैं सबसे पहले तो आप सबका आज इस प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर आप सभी का मैं अपनी ओर से सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। आज चकरपुर के इस नवनिर्मित स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत आयोजित इस मलखंब प्रतियोगिता में आप सभी के बीच में आकर मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है। अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि लंबे समय से मेरा सपना था कि यहां पर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता हो, और डीके सिंह जी आज राष्ट्रीय खेलों के अवसर पर ये प्रतियोगिता यहां पर आयोजित हो रही है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के राष्ट्रीय स्तर पर खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से इस बार के राष्ट्रीय खेलों का भव्य आयोजन हमारे प्रदेश के अंदर हो रहा है। 28 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के शुभ हाथों से इस प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन प्रारंभ हुआ, जिसमें पूरे देश से 10,000 से भी अधिक खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। 6,000 हमारे ऑफिशियल्स हैं, 3,000 हमारे वॉलंटियर्स हैं, और 1-2 हजार लोग अन्य व्यवस्थाओं में लगे हैं। लगभग 20,000 लोगों के द्वारा इस राष्ट्रीय खेलों का संचालन किया जा रहा है। ये निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है कि देवभूमि उत्तराखंड को इस आयोजन की मेजबानी का अवसर मिला, और जितने भी खिलाड़ी मुझे मिल रहे हैं उनसे मुझे पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। पता नहीं उनको डीके सिंह जी आप लोगों ने कुछ कहा तो नहीं है कहीं, लेकिन अपने आप सारे खिलाड़ी मुझे कह रहे हैं कि हम बहुत शानदार अनुभव यहां से लेकर जा रहे हैं, एक शानदार अनुभव लेकर जा रहे हैं। इस आयोजन से न केवल हमारे खिलाड़ियों को अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाने का अवसर मिल रहा है, बल्कि प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स का और मजबूत हो रहा है। ये प्रतियोगिता एक स्थान पर नहीं हो रही है। ये बच्चों को बोलो थोड़ा बैठ जाए, जरा गर्मी तो लग रही है। बैठ जाइए बच्चों, जरा बैठ जाओ, थोड़ा बैठ जाइए, एक बार बैठ जाइए। 5 मिनट में खत्म कर रहे हैं, अभी बैठिए। तो इससे आप लोगों की वजह से बात पूरी नहीं हो पाएगी। थोड़ा बैठाल दो सबको, उधर छाया में बैठाल दीजिए, छाया में, जिधर छाया है वहां बैठाल दीजिए। बैठ गए सब? बोलिए भारत माता की। इधर से आवाज कम आ रही है, यहां धूप ज्यादा है लग रहा है। भारत माता की। उधर से कम आ रही है, वो कोने से। भारत माता की। भाइयों बहनों, मैं बता रहा था कि ये जो राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं, ये 11 स्थानों पर हो रहे हैं, एक स्थान पर नहीं हो रहे हैं। हमारे चेयरमैन टनकपुर के भी जीते हैं, बड़े
मतों से आप ऊपर आ जाइए, मंच पर आ जाइए, कहां दूर खड़े हैं वहां। श्री विपिन कुमार जी, एक बार ताली बजा दीजिए इनके लिए भी, ये भी जीत के आए हैं। अभी पूर्णागिरी मैया का मेला भी वहां होने वाला है। और कल एक बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ। ऐतिहासिक काम ये हुआ कि अभी तक राफ्टिंग की जो प्रतियोगिता होती थी, राफ्टिंग की प्रतियोगिता पहली बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी स्थान का बना है। तो हमारा मां पूर्णागिरी का स्थान, मां शारदा का तट, टनकपुर का हमारा भूमि क्षेत्र भारत के नक्शे में नहीं, विश्व के नक्शे पर आ गया, जहां रात में जो है राफ्टिंग की प्रतियोगिता कल संपन्न हुई है। तो भाइयों बहनों, मैं बता रहा था कि 11 स्थानों पर यह प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसमें अनेक जगह पर स्टेडियम बने, जैसे यहां पर तो स्टेडियम पहले से बन रहा था, हल्द्वानी में बना है, रुद्रपुर में वेलोड्रम, जहां मेरी आप लोगों ने देखा होगा साइकिल चलाते हुए जो तस्वीर आई है, मैंने वो वेलोड्रम को ही मैं भी देख रहा था उस दिन भी, वहां प्रतियोगिता आयोजित हो रही थी। हल्द्वानी में बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया हमारा, हरिद्वार में बन गया, देहरादून में बन गया, यहाँ चकरपुर में बन गया, या राफ्टिंग की प्रतियोगिता हो गई। टिहरी में मैं इसके बाद जा रहा हूं, यहां से टिहरी में वाटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में कैनोइंग और कैकिंग, ये प्रतियोगिता हम पिछले 2 सालों से लगातार वहां आयोजित करवा रहे हैं। इस बार वहां पर भी राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं। यानी कि हर स्थान पर हमारे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए हैं। और जो हमने देवभूमि को ड्रग्स फ्री देवभूमि बनाने का संकल्प लिया है, उसमें भी ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत काम आने वाला है। हमारे जो बच्चे हैं, हमारे खिलाड़ी हैं, कई बार उनको खेलने का अच्छा स्थान नहीं मिल पाता है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, उसके कारण से उनका ध्यान भटकने लगता है। तो 38वें राष्ट्रीय खेल अंतर्गत जो मलखंभ प्रतियोगिता है उसमें इस वक्त पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और अपने खेलों को, अपने जो राष्ट्रीय खेल हैं उनको इस बार आयोजन जो है उत्तराखंड में हुआ है और इसको पूरे नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे कैसे पहचान दी जाए, उत्तराखंड की संस्कृति को कैसे प्रदर्शित किया जाए, इसको लेकर प्रयास किया जा रहा है। न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।